सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर भी हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। अब इसका हमें आंसर प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी डिटर्मिनेंट करना हो सबसे पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या कहती है 1x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब आप अपने मैपिंग के पास जाएंगे। अब हमारी मैपिंग क्या कहती है, हमने क्वेश्चन को देखें 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर। तो मतलब ये कौन सी कैटेगरी में है, ये फर्स्ट कैटेगरी में है। वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। मतलब सभी रोज और सभी कॉलम्स में देखो एलिमेंट्स सेम ही हैं बट वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर पहले से ही लिख रखा है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और उसके बाद भी मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमें क्या क्या करना है। मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, मैं रो 1 में तीनों रोज़ को ऐड, मतलब दोनों रोज़ को एक्चुअली ऐड करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले देखो रो 1 प्लस रो 2 रो 3, मैपिंग में इसका आंसर पहले से ही है। रो 1 में 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो मेरे पास कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रो 1 में आगे कौन है एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो अगेन इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 है, तो अगेन इसको लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख लो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें एक सिमेट्री मिल गई कि सभी जगह पर सेम एलिमेंट है। तो रो 2 को वैसे ही लिख लो 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैपिंग में लिखा कि रो 1 में सभी रोज़ को ऐड कर दो, तो मैंने ऐड कर लिया। अब जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे पता लग गया कि यहाँ पर सभी जगह पर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं सेम। तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी आपको याद होगा, आपकी मैपिंग में ही पहले से लिख रखा है कि रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करो, देन वी टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैट रो और कॉलम। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख लो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम रो 1। तो रो 1 में से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपके सामने ही है, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना रह गया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब देखो इस क्वेश्चन में मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, तो अब जब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के कुछ कॉमन वगैरह निकालते हैं तो हमें अपना आंसर दिखने लग जाता है, क्योंकि हमारा आंसर मतलब कि हमें दिखने लग जाता है कि हमारा जो आंसर है वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ और ही टर्म्स हैं। तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि हमारा जो आंसर है वो मतलब कि दिख रहा है हमें। अभी आपको नहीं दिख रहा, बट मुझे पता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी मैपिंग के होते हुए आपको ये कभी भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। अगर आप मैपिंग को सही से अच्छे से जानते हो तो आपको पता है हमने जो भी स्टेप्स किए हैं हमने सही किए हैं। अब फिर से आपको पता है इसके बाद भी स्टेप लिखा गया है कि इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, देन हम ये 2 स्टेप्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर रो में एलिमेंट सेम है, देखो रो में एलिमेंट सेम है तो मैं कॉलम वाले ऑपरेशन लगाऊंगा, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो ये भी लगा लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस
C1। तो दोनों ही कॉलम्स में से मैं सेम कॉलम को माइनस करूँगा, तो इसको तो आप वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब कॉलम 1 को भी वैसे ही लिख लो, इसमें कोई चेंज तो नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कितना है C3 माइनस C1, C3 में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना आएगा 0। अब आगे चलते हैं, C3 में यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो जितने मैं मतलब कि 0 यहाँ पर लिखा गया पहले से, ये ऑपरेशन लगाते ही आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो मैं इसको एक्सपेंड ही करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास 2 0 बन चुके हैं, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ 1/3 ही रह गया, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो भी बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 बन जाएं तो हमारी कैलकुलेशन सिर्फ 1/3 रह जाती है, ठीक है। आपको पता है डिटर्मिनेंट को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, इस तरह के डिटर्मिनेंट को, तो हमारी 2 जो कैलकुलेशन है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक पार्ट को हमें कैलकुलेट करना होता है अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 बन जाएँ, ठीक है। तो एक्सपैंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 + x स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख लो। अब आगे चलते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे A11 से, A11 कौन है 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब आगे चलते हैं, आगे कितना माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। अब आगे चलते हैं, आगे फिर कौन है 0। अब 0 वाली अगेन रो और कॉलम को छोड़ दो आप, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों कैलकुलेशंस को देख के आप डरना मत, क्योंकि 0 इन समथिंग 0, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, तो इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो आगे करते हैं 1 + x स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज, मतलब ऐसा करो ये वाली ब्रैकेट आप क्लोज कर लो, चलो एक ब्रैकेट मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ, ठीक है। ये 1 के लिए है जो मैंने ब्रैकेट क्लोज की है, माइनस 0। अब यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 1 माइनस एक्स माइनस, ये जस्ट मैं वैसे ही लिख रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। जो बाकी रह गया एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया, अदरवाइज ये 0 ही बनेगा। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वे से सॉल्व करेंगे। देखो 1 + x स्क्वायर, अब ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। तो 1, अगर आप इसको ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस एक्स 1 + x, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 1 माइनस एक्स 1 + x, इस पर मैंने ये लगाया, ठीक है।
1 माइनस एक्स यहाँ पर पहले से भी है एक, ठीक। अब इसमें से भी ना ये देखो दोनों टर्म सेम है, x माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट माइनस का डिफरेंस है, तो इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो ये कितना बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से ही है। देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने सही लिखा है ना इसको उल्टा लिख के, ठीक है। 0 एंड समथिंग 0, 0 एंड समथिंग 0, तो ये टर्म्स ख़त्म कर दो आप। अब यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारे पास कुछ ये बच गया, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये कितना बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब ये कितना है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसका भी ऐसे करो x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, बाकी सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप बीच में से स्किप भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, अब इसमें से भी अंदर मैं माइनस कॉमन एक्स कॉमन ले सकता हूँ, 1 माइनस एक्स 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 स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एक स्टेप और कर देता हूँ। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ से भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप बाहर निकाल लो, अंदर कितना बच गया 1 प्लस एक्स, ये बाहर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये बाहर चला गया, ठीक है। ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर ये पहले से ही है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर तो नहीं बना, ऐसा करते हैं इसको ना ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब इसका मैंने होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो मैंने दोनों को इकट्ठे स्क्वायर में लिख लिया। अब इसके पीछे एक रीज़न है। अब देखो आपको पता होगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, जो मैंने आपको 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी बताई थी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो 1 माइनस एक्स, ए की जगह पर 1 बी की जगह पर एक्स, ए की जगह पर 1 ए की जगह पर 1 बी की जगह पर एक्स, बी की जगह पर एक्स, तो कितना बन गया 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब। और यही तो हमें चाहिए था कि 1 माइनस एक्स क्यूब की आइडेंटिटी कितनी होती है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब, अब इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना है ये ना, उसका भी स्क्वायर है, तो ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो देख लो ये हमारा आंसर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चंस के जैसे कि जो हमने लास्ट वीडियोस में किए थे, बस इसमें एक डिफरेंस है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूले को प्रूव किया गया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको काफ़ी कंपाइल करके फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया, नहीं तो मैं अपना आंसर यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ सकता था। तो देख लो हमने अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, और इसको मैंने देखो सबसे पहले मैपिंग के थ्रू सभी एलिमेंट सेम थे, डिफरेंट पोजीशंस पर थे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया, कॉमन बाहर निकाला, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 एक्सपैंड किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
तो देख लो, इसको हमने बड़ी ही ईजी सॉल्व कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंस था बस, इसलिए थोड़ी सी हमें एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ी यहाँ कैलकुलेशन में, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 13 और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं। मतलब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनसे इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। बट बिलीव मी, अगर आपको मेरे ऊपर फेथ है और अगर आपको जो मैंने आपको सिखाया अभी तक डिटर्मिनेंट्स में अच्छे से क्लियर है, वो मैपिंग अच्छे से क्लियर है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी, मतलब 13 और 14 को भी हम बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट गिवन है 1 + a² - b², 2ab - 2b, 2ab 1 - a² + b² 2a, 2b - 2a 1 - a² - b²। अब इसका हमें आंसर प्रूव करवाना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले ऐसा करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कितनी है, दोबारा से लिखते हैं, 1 + a² - b², 2ab 2b, यहाँ पर फिर से 2ab 1 - a² + b² - 2a - 2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो सबसे पहले अपने मैपिंग के पास जाएंगे। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो 1 + a² - b² है, यहाँ पर कोई डिफरेंट टर्म है, यहाँ पर कोई डिफरेंट टर्म है। तो मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी तो नहीं है कि 1 विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन डिफरेंट पोजीशंस। तो मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी तो नहीं है, मतलब ये इन दोनों कैटेगरीज में है। और यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम एंड रिपीट। तो यहाँ से कुछ अगर कॉमन निकालना चाहूँ, देखो यहाँ से a कॉमन आ सकता है, यहाँ से b कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी b, बट यहाँ पर जो अगर हम b कॉमन निकालेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। कुछ ऐसा बनेगा 1/b a² - b, तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कॉमन नहीं निकालूंगा। यहाँ से भी कुछ हम a तो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, देखो इस रो में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ठीक है, सेम वे से अगर हम कॉलम की बात करें, यहाँ से b, यहाँ से b, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो मतलब कॉमन निकालने का भी कुछ फ़ायदा तो नहीं है, निकाल तो सकता हूँ बट कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। ठीक है, तो ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 बनाएं या हम सिमेट्री बनाएं। ठीक है, तो यही 2 हमारे पास ऑप्शंस बची हैं। इन दोनों अप्रोचेस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले ना, अब इसमें सिमेट्री की बात करते हैं। देखो सिमेट्री बनानी भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ टर्म स्क्वायर में है, यहाँ पर कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट का मतलब जैसे मैथमेटिक्स में नंबर 1, और यहाँ पर कुछ नंबर सिंगल पावर में है, a b a² b²। तो यहाँ पर मुझे सिमेट्री बनानी थोड़ी सी मुश्किल है। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 11, मान लो उसमें कुछ ऐसा था, मैं जस्ट वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो सिमेट्री बनाने के लिए देखो इसमें x ऐड करूँगा तो 2x, इसमें y ऐड करूँगा 2y, तो सिमेट्री बन जाएगी 2x + 2y + 2z। बट यहाँ पर ना डिफरेंट पावर्स में, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, यहाँ b² है, यहाँ b है, मतलब ऐसा कुछ है। तो सिमेट्री बनानी इस क्वेश्चन में मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो ले दे के मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची है, ट्राइंग टू मेक ज़ीरोस। तो ज़ीरोस कैसे बनेंगे? अब ज़ीरो बनाने भी मुश्किल हैं थोड़े से इसमें, तो कैसे बनेंगे? तो देखो फर्स्ट जो ज़ीरो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं -y टर्म्स को देख रहा हूँ, अगर इसका मैं b टाइम्स इसमें ऐड कर दूँ, इसका b टाइम्स, ये कितना बनेगा -2ab। अगर इसमें मैं ऐड करूँगा तो 0 बनेगा। ठीक है, तो उसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही स्टेप करेंगे। तो रो 1 में मैं b टाइम्स रो 3 ऐड करने वाला हूँ। देखो बहुत सोच समझ के जो क्वेश्चन करना है, ये डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले मैपिंग से जोड़ा, पहली कैटेगरी नहीं है, दूसरी कैटेगरी है, दूसरी है, तीसरी। अब उसमें सबसे पहले कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ से। अब लास्ट में 2 ऑप्शन हैं, यहाँ 0 बनाओ या सिमेट्री बनाओ। और सिमेट्री बनानी क्यों मुश्किल है? क्योंकि अलग अलग पावर्स में नंबर हैं, a² b² a b, सिंगल पावर में, डबल पावर में, तो सिमेट्री बनानी मेरी थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैं 0 बनाने की तरफ जा रहा हूँ, मैं इसका b टाइम्स इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं। तो देखो रो 1 में मुझे चेंज करने हैं ना, तो करते हैं।
रो 1 प्लस BR3। बहुत ध्यान से करना, मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है। रो 1 में यहाँ पर देखो कौन है, यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है क्योंकि नंबर्स थोड़े से अजीब से हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन है, B टाइम्स 2B। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर 2B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने एक अच्छी सोच से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो अच्छी सोच का रिजल्ट आ गया हमारे सामने कि हमारे पास कुछ ऐसा नंबर बन गया और ये नंबर हमें चाहिए अपने क्वेश्चन में। तो ये एक अच्छा साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आगे चलते हैं, रो 1 में आगे कौन है 2AB प्लस B टाइम्स यहाँ पर कौन है माइनस 2A। आपको पता है कितना बनेगा 2AB माइनस 2AB। इसी को तो मैं 0 बनाने लगा था तो मैंने 0 बना लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर कौन है माइनस 2B, B टाइम्स यहाँ पर कौन है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से करना सारी कैलकुलेशन। माइनस 2B प्लस B, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस BA स्क्वायर, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, माइनस B क्यूब। ठीक है, तो कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ, माइनस 2B प्लस B माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ताकि हमें बाद में इसमें ना सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लो आप, कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और ये भी एक अच्छा साइन है, देखो हमारे पास बहुत अच्छी फर्स्ट रो बन चुकी है, यानी कि मैंने जो स्टेप किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए। ठीक है, तो बाकी रोज को वैसे ही लिख लो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, चाहे क्वेश्चन टफ है बट अगर आप मेरे वे से करोगे, जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा मैपिंग के साथ जोड़ के, देखो अगर आप इसका कहीं पर ऑनलाइन सोल्यूशन भी देखोगे वो भी आपको यही स्टेप्स बताएंगे। बट मैपिंग से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि हमें क्या करना है। वो तो हमने सोल्यूशन में देखा, अच्छा ये स्टेप किया, हाँ कर देते हैं। बट यहाँ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आपने खुद स्टेप्स कैसे बनाने हैं, तो मैंने खुद बनाया ये। ठीक है, अब देखो, अब आगे सोचते हैं क्या मैं और 0 बना सकता हूँ, तो 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, 0 बनाने से पहले ना ये जो कॉमन टर्म है ना, मतलब कि ये इसमें भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी सी टर्म्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है। तो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम रो 1। ठीक है, आपको पता है ना फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया यहाँ से। तो देखो अंदर कितना रह गया, यहाँ पर 1, कॉलम को वैसे लिख लो 2AB 2B, यहाँ पर 0 ही आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2A, यहाँ पर माइनस बी, ये बाहर चला गया तो यह माइनस बी, यहाँ पर 2A, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे कुछ सोच के देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो क्या कोई और 0 बन रहा है, देखो तो 0 भी आपने इस तरह से बनाना है कि हमारी पहली बनाई हुई 0 ख़राब ना हो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 2AB को 0 कर सकता हूँ इसको A से मल्टीप्लाई करके, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, क्योंकि अब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो मैं 0 बनाने की ही कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रो 2 है ना, तो रो 2 पे मुझे ऑपरेट करना है। रो 2 में मैं, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ। रो 2 में से मैं A टाइम्स रो 3 को माइनस कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो इसको वैसे लिख लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रो 1 को भी वैसे लिख लो 1 0 माइनस बी। अब देखो जो भी चेंजेस करने हैं हमें रो 2 में करने हैं तो वो भी करेंगे, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, रो 2 माइनस ए टाइम्स R3। अब रो 2 में कौन है 2AB माइनस ए इंटू रो 3 में कौन है 2B, तो कितना आएगा
2ab माइनस 2ab आपको पता कितना आएगा 0। इसी के लिए तो हमने ये स्टेप किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए टाइम्स √3। अब यहाँ पर कौन है माइनस 2a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर। तो देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना अच्छा स्टेप है। तो मतलब यहाँ से भी जैसा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला था ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी मिलेगा। रो 2 में आगे कौन है 2a माइनस ए, रो 3 में कौन है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, देखो माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप a कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, तो मैंने सही लिखा है। तो देख लो, मतलब यहाँ पर भी हमें एक अच्छा साइन मिला, जैसा हमें रो 1 में रिस्पॉन्स मिला था वही रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर भी मिला है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। अब समझ लो हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। जस्ट स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, और स्टार्टिंग हमें मैपिंग से मिली गई थी। तो सेम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0 है। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि मैं रो 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो करते हैं। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है, पहले से है ना। अब इसको मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना रह गया 1 0 माइनस बी 0 1 a, ये बाहर तो 1, ये बाहर तो a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि हमें अपने आंसर में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है, और मैं आपको और कुछ कहूँगा भी नहीं कि आप कुछ और एफर्ट्स करो, क्योंकि और 0 बन भी नहीं रहे हैं और ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, तो करते हैं। देखो एक्सपैंडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत बार कि इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल इसको एक्सपैंड करने के लिए, तो आप इसको एक्सपैंड कर दिया करो। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से ही है। यहाँ ब्रैकेट डालो, किससे स्टार्ट करेंगे a11 से। a11 कौन है 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, आगे कितना आएगा माइनस 0, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो। तो 0 2b, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 0 ही बनने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे कितना है माइनस b, तो चलो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, माइनस b, तो माइनस b वाली रो और माइनस b वाली कॉलम को आप छोड़ दो। तो हमारे पास कितना आएगा 0 2b 1 माइनस 2a। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेंड करके एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ। अब देखो, इसको हम ब्रेक कर चुके हैं। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है, आपको पता है, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करते हैं। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट डालो 1 इंटू, इसको इससे करोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस, जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया माइनस 2a को ए से करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर। तभी हम बोलते हैं हमें माइनस डाला करो, यहाँ पर जो माइनस है उसको तो डालना ही है, मतलब कि यहाँ पर माइनस आए चाहे ना आए, बट यहाँ पर आपने माइनस जरूर डालना है। माइनस 0, इसकी कैलकुलेशन आप छोड़ भी सकते हो कि 0 ही है, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस,
अब जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 2b को a से करेंगे तो 2ab माइनस b, अब सेम लेफ्ट फ्रॉम द टॉप तो 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 2b इंटू 1 2b। ठीक है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है हमारे लिए, देखना आप। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा प्लस 2a स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर कितना आएगा प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी को माइनस 2b से करोगे तो प्लस 2b स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सेम है, यहाँ 1 पावर यहाँ पर 2 पावर, तो कितनी पावर आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो हमने कितना इजीली इसको प्रूव कर लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको आपको लिख के दिखाता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट है, मान सकते हो। बट मुझे पता है कि जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया उनके लिए ये क्वेश्चन भी उतना ही ईजी है। मैपिंग के पास गए, पहली कैटेगरी में नहीं है, सेकंड कैटेगरी में है, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो मैपिंग के कहती है या 0 बनाओ या सिमेट्री बनाओ। सिमेट्री बनानी मुश्किल थी क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक तरफ ए बी, सिंगल टर्म एक तरफ डबल टर्म्स, मतलब स्क्वायर में कुछ टर्म्स हैं, तो सिमेट्री बनानी मुश्किल थी। तो मैंने क्या किया, मतलब 0 बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इसको 0 बनाया, तो उससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, कॉमन लिया, एक और 0 बनाया, कॉमन लिया, एक्सपैंड किया और आपका आंसर आपके सामने है। हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये जो मैपिंग है, देखो इन क्वेश्चंस में दिक्कत क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, क्योंकि मुश्किल है। तो वो मैपिंग हमें कॉन्फिडेंस देती है कि यस आप जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो। अगर आप मैपिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो। तो इस तरह से करोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, और इसका हमें आंसर प्रूव करवाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैंने आपको 13th क्वेश्चन में भी बता दिया था कि 13th और 14th ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, मतलब जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उनमें से ये थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हैं। बट आपको पता है हमने मैपिंग की हेल्प से 13th क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो सेम वे से इसको भी हम मैपिंग की हेल्प से ही करेंगे। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, यहाँ पर भी ए बी है, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले इसको हम मैपिंग से जोड़ेंगे। अब देखो मैपिंग क्या कहती है हमारी, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं है कि 1 विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब ये इन दोनों कैटेगरीज में है और इन दोनों कैटेगरीज में हमारे पास 2 ही स्टेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं इसकी बात करूँगा, trying to add or subtract any row or column also by using property 6th trying to make zeros or symmetry। तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन पे लेके जाना चाहता हूँ। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये स्टेटमेंट थी हमारी। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने देखो इसको मैंने b से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, मतलब इस पूरी रो को मैंने b से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन गया।
ठीक है। अब मैं पिछले क्वेश्चन से क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगे सर पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 0 बन रहा था, मैंने बनाया। अब देखो यहाँ पर सी भी है, ऊपर ए भी है, मतलब देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है। अगर मैं इनको 0 करना भी चाहूँ तो देखो यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर ए भी है, तो पहले मुझे इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इतना कुछ करना पड़ेगा तब ये जाके 0 बनेगा, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। मतलब डिवाइड भी करना, मल्टीप्लाई भी करना, तो ये इतना कन्वीनियंट मुझे नहीं लगता, तो इसलिए मैं ये स्टेप अवॉइड करूँगा। तो मतलब यहाँ पर 0 तो नहीं बन सकता। अब सिमेट्री की बात करते हैं। आप सिमेट्री की फिर से वही बात है, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर बी की पावर 2 है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ पर सी की पावर 2 है, सी बी ए सी है। मतलब कुछ टर्म्स 2 पावर में है, कुछ टर्म सिंगल पावर में है, तो सिमेट्री बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। अब इसलिए मैंने ये छोड़ा था ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने यहाँ से क्वेश्चन कर दिया, इसको तो चेक ही नहीं किया। तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, आपने ऐसा एग्जाम में नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर ले दे के मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेप बचता है, ट्राइंग टू टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम, कि किसी तरह से मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल पाऊँ। मेरे पास सिर्फ यही स्टेप बचता है कि मैं कॉमन निकाल पाऊँ। अब देखो, अगर आप कॉमन को देखो तो देखो मुझे तो पता है कि कॉमन निकाल के हो जाएगा, बट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, वो मैं आपकी दूर कर देता हूँ। देखो, अगर आप इसकी ना रो को पहले ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी। अगर आप इसको ध्यान से देखो कॉलम को, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, रो 1 और कॉलम 1 सेम ही है। सेम वे से सेकेंड रो को देखते हैं, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी। सेकेंड कॉलम को देखो, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ये भी सेम है। थर्ड रो को देखते हैं, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। मतलब यहाँ पर एक खास तरह की सिमेट्री बन रही है, वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ, कि इसमें रो और सभी रोज और कॉलम सेम है। मतलब रो 1 कॉलम 1 सेम है, रो 2 कॉलम 2 सेम है, रो 3 कॉलम 3 सेम है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन, अब आप कहोगे सर यहाँ से ए कॉमन आएगा, यहाँ से ए कॉमन आएगा, यहाँ से हम ए कॉमन कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि ए कॉमन आ सकता है। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकालूंगा तो बाहर कितना आएगा, मतलब यहाँ पर ए रह जाएगा, यहाँ पर 1/a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, आप कहोगे सर मुश्किल बन गया, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लेना, आप यहाँ पर a रह जाएगा, यहाँ पर b प्लस 1/b, यहाँ पर c। यहाँ से आप c कॉमन लेना, तो यहाँ पर कितना बनेगा, a b c प्लस 1/c। क्या आपको कुछ दिख रहा है अच्छा सा? ध्यान से देखो, यहाँ सारी टर्म्स ए में है, यहाँ सारी टर्म्स बी में है, यहाँ सारी टर्म्स सी में है। तो मतलब कॉमन निकालने का फ़ायदा है, जो हमें मैपिंग बोल रही है। ना तो 0 बन रहा है, ना कोई सिमेट्री बन रही है यहाँ पर, मतलब क्योंकि स्क्वायर में नंबर्स हैं। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं कॉमन लूँ, और अगर मैंने कॉमन लिया, देखो इस तरह की जो मैंने आपको सिमेट्री बताई है ना कि रोज़ और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रो 1 से भी कॉमन निकाल सकते हो, कॉलम 1 से भी कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने वही किया, मैंने रो 1 से कॉमन निकाला है। अब उसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रो 1 और कॉलम 1 सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले यही स्टेप करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर A from row 1, B from row 2 and C from row 3। तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से A बाहर आएगा, तो यहाँ पर फिर वही बात, A प्लस 1/a। आपको मैंने अभी करके दिखाया है ना। देखो अगर a प्लस 1/a को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ, a स्क्वायर a/1, तो a स्क्वायर प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर b रह गया, यहाँ पर c रह गया, a बाहर आ गया। सेम वे से यहाँ से b कॉमन निकालो, यहाँ पर कितना रह गया, a, यहाँ पर b प्लस 1/b, यहाँ पर c। सेम वे से यहाँ से c कॉमन निकालो, तो a रह गया, यहाँ पर c बाहर, तो b रह गया, c प्लस 1/c।
सी। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इसकी रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें सारा कुछ ए में है, इसमें सारा कुछ बी में है, इसमें सारा कुछ सी में है। और फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी के कारण ही मैंने फर्स्ट रो में से ए को कॉमन निकाला, सेकंड में से बी को, थर्ड में से सी को। अगर हम इस प्रॉपर्टी को उल्टा पढ़ें, देखो के मैंने बाहर निकाला ना, तो के को मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सेम वे से इसी के को मैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है उसको मैं एक बार किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसको ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको करो ए स्क्वायर, इसको करो ए स्क्वायर, तो देखो कितनी अच्छी सिमेट्री बनी है। तो मैंने ए को वापस से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेम वे से बी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। सी को करो सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो अब आपको एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका आंसर प्रूव करो इतना। ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ए with column 1, B with column 2, C with column 3, ठीक है। ये मैं साइड पे जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, आपको इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। देखो मैंने A कॉमन लिया, रो में से B सेकंड रो में से, C थर्ड रो में से, उसको बाद में मैंने देखा कि ये सारा कुछ A में है, ये सारा B में है, ये सारा C में, तो मैंने वापस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इस नंबर से हमें डर लग रहा था वो भी हमारा दूर हो गया, क्योंकि 1/a था, तो हमारा a स्क्वायर प्लस 1 बन चुका है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब आप मान के चलो कि ये हमारे पास नया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम फिर से मैपिंग के पास जाएं तो ये फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं है, अगेन ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, तो ये सेकंड कैटेगरी में है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, मतलब यहाँ पर मैं ज़ीरो भी बना सकता हूँ और यहाँ पर मैं सिमेट्री भी बना सकता हूँ। तो मैं आपको दोनों ही अप्रोचेस से बता दूंगा, आपको जो अच्छी लगे आप वैसा कर सकते हो। आपको याद है मैंने आपको 11th क्वेश्चन भी इसी तरह से दो मेथड से करवाया था। अब यहाँ पर पहले मैं आपको फर्स्ट अप्रोच से करवा देता हूँ। अब देखो फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास क्या है, या तो हम ज़ीरो बनाएंगे या सिमेट्री। तो पहले ज़ीरो की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा। अब आपके सामने है, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई भी मर्जी पकड़ लो, उसको ज़ीरो बना दो। तो पहले मैं रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो रो 1 में चेंज करना है ना, तो रो 1 माइनस रो 3। अब रो 1 में है ए स्क्वायर प्लस 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ पर रो 3 में बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर सी स्क्वायर है माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर, तो कितना आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कितना आएगा -1। तो काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। तो बाकी रोज़ को वैसे ही लिख लो। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट ज़ीरो कौन सी बन सकती है, ये दोनों, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रो 2 में से भी रो 3 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अब उसको मैं रफ में करके दिखाऊंगा आपको। रो 2 माइनस रो 3, अब रो 2 में ए स्क्वायर है, रो 3 में भी ए स्क्वायर है, तो कितना आएगा 0। तो ऐसा करते हैं, पहले रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 में चेंज करना है ना, तो 0। अब रो 2 में यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 है माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। रो 2 में यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, तो कितना आएगा -1।
रो 3 को आप वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो ऐसा करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 0 बन चुके हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एक्सपैंड करने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जब अच्छा लगे आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे आपको हमेशा की तरह हमेशा पॉइंट्स और बताने होते हैं, तो मैं एक 0 और बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये -1 + 1, मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करके जहाँ पर 0 बना सकता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर 0 बन सकता है, इसको इसमें ऐड करके। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 बनाने जाऊँगा तो ये वाली 0 हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की बातों का आपने ध्यान रखना है। तो मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं, तो कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो आप, कॉलम 2 को भी वैसे ही लिख लो आप, कॉलम 3। अब कॉलम 3 में मुझे चेंज करना है ना, तो कॉलम 3 + कॉलम 2। कॉलम 3 में -1 है, यहाँ पर 0 है, तो कितना आएगा -1। यहाँ पर कॉलम 3 -1 है, यहाँ पर +1 है, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 1 + c² है, यहाँ पर b² है, तो कितना आ गया 1 + b² + c²। तो अब मेरे पास इनफ 0 बन चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए, तो मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। एक्सपैंडिंग थ्रू हमेशा की तरह रो 1। ठीक है, तो करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A11 से। A11 में कौन है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसकी 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो कितना आ गया 1 b² 0 1 + b² + c²। अब आगे चलते हैं, आगे कितना है -0। ठीक है, अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो कितना आएगा 0 a² 0 1 + b² + c²। अब आगे चलते हैं, आगे कितना है -1, तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, 0 a² 1 b²। ठीक है, तो अब इसको हमने देखो ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ईजी है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो कितना आएगा 1 को इससे करेंगे तो 1 + b² + c² माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया b² × 0 कितना आएगा 0 -0। अब इसको तो वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 0 × समथिंग कितना आएगा 0 माइनस जो बाकी रह गया a² × 0 कितना आएगा 0 -1। फिर से लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप 0 × b² 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया a² × 1, तो कितना आएगा a²। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + b² + c², 1 को छोड़ दो, 0 × समथिंग 0 -1 × -a² + a²। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1 + a² + b², 1 + a² + b² + c²। अब ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देखो 0 वाली अप्रोच से हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, a² + 1 ab ac ab ca b² + 1 cb bc c² + 1। तो सबसे पहले मैंने देखो इसको मैपिंग से जोड़ा। जैसे ही मैंने इसको मैपिंग से जोड़ा तो मुझे पता लगा कि ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, सेकंड कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी में है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ से कुछ कॉमन मतलब कि सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पर 0 नहीं बन रहा था ना, वहाँ पर सिमेट्री बन रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में यहाँ पर सिंगल टर्म है, तो मतलब सिंगल मतलब a की पावर 1 ही है। ठीक है, तो सिमेट्री भी नहीं बनी, 0 मतलब कि कुछ 0 भी नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला। मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास यहाँ पर सारी टर्म्स a में आ गई, यहाँ पर सारी b में, यहाँ पर सारी c में। तो मैंने वापस से जो कॉमन निकाला था उसको रो से कॉमन निकाला था, कॉलम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया जिसमें कुछ ऐसी टर्म थी 1 + a² b² b² + 1 b² c² + 1। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 0 बना सकता हूँ, तो मैंने 0 बनाए, उसको अल्टीमेटली सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो देख लो, इसको मैंने अपनी फर्स्ट अप्रोच से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।
अब नेक्स्ट पेज पे इसको सेकंड अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन को। जो पहले था वो हम कर चुके हैं, यहीं से हमने चेंज किया था, यहीं पर हमने फर्स्ट अप्रोच लगाई थी, यहीं पर मैं सेकंड अप्रोच लगाऊंगा। मैंने आपको बताया भी ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि इसको अगर हम मैपिंग से जोड़ेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन थी, या तो जीरो बनाओ या सिमेट्री बनाओ। अब सिमेट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, 1 + a² b² c², 1 + a² b² c², 1 + a² b² c²। अगर मैं इनको किसी भी रो में, सभी रोज़ को रोज़ में ऐड कर दूं, रो 1 में, या सभी कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड कर दूं, तो मेरे पास सिमेट्री बन जाएगी। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो देखो कॉलम 1 में क्या है, 1 + a² है ना, इसको ऐड करना, b², इसको ऐड करना, c²। ये अच्छा साइन है क्योंकि हमें अपने आंसर में यही चाहिए। इसमें ऐड करना, देखो 1 प्लस, देखो यहाँ पर कितना बनेगा, a² b² + 1 + c²। सभी को ऐड करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो, 1 + a² + b² + c²। सेम वे से यहाँ पर कितना बनेगा, a² + b² + c² + 1। इसको ऐसे लिख लो, 1 + a² + b² + c²। बाकी कॉलम्स को ऐसे लिख लो, c² 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 + 1, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस सिमेट्री का हमें फ़ायदा ये है कि मैं इस पूरी कॉलम में से इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। तो लिख दो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 1 + a² + b² + c² फ्रॉम कॉलम 1। तो कॉलम 1 में से हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो देखो मैंने बाहर निकाल लिया, और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि हमें अपने आंसर में यही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 1, ये बाहर, यहाँ से 1, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, तो 1 1 1 रह गया। b² + 1 b² c² c² + 1, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये आपका फेवरेट स्टेप है कि जब भी, जो मैंने मैपिंग में लिखा हुआ है, जब भी आपकी रो में या कॉलम में सभी एलिमेंट सेम हों तो मैं ये दोनों स्टेप्स लगा सकता हूँ। अब क्योंकि ये कॉलम में एलिमेंट सेम है तो मैं ये दोनों ऑपरेशन लगाऊंगा। कौन से, रो 2 - रो 1, रो 3 - रो 1। तो रो 2 - रो 1 एंड रो 3 - रो 1। तो ये भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो 1 + a² + b² + c², ठीक है। तो सभी चेंजेस मुझे रो 2 और रो 3 में करने हैं, तो रो 1 को वैसे ही लिख लो, ठीक है। तो रो 2 - रो 1, रो 2 - रो 1, रो 2 में कौन है, 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1, तो कितना आएगा, 0। रो 2 में b² + 1, यहाँ पर b², तो कितना आएगा, 1। रो 2 में यहाँ पर कौन है, c², यहाँ पर कौन है, c², तो कितना आएगा, 0। दो 0 बन गए, अच्छी बात है। रो 3 - रो 1, रो 3 में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना आएगा, 0। यहाँ पर b² है, यहाँ पर भी b² है, तो कितना आएगा, 0। यहाँ पर c² + 1 है, यहाँ पर c² है, तो कितना आएगा, 1। तो 0 0 1। तो काफ़ी 0 बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इनफ 0 बन चुके हैं तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं। वैसे भी आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो इसको रो 1 से हम एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + a² b² c² को वैसे लिख लेते हैं। अब आपको पता है कैसे एक्सपैंड करेंगे, हम a11 से स्टार्ट करेंगे। a11 कौन है, यहाँ पर 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना आएगा, 1 0 0 1। आगे चलते हैं, आगे माइनस b²। अब b² वाली रो और b² वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा, 0 0 0 1।
अब आगे चलते हैं, आगे कितना है प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वाली रो और सी स्क्वायर वाली कॉलम को भी आप छोड़ दो, कितना आएगा 0 0 1 0। ठीक है, तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, देखना लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 1 माइनस जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 0 इंटू 0 0 माइनस बी स्क्वायर, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 प्लस सी स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, बी स्क्वायर इंटू 0 0, सी स्क्वायर इंटू 0 0। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जस्ट नेक्स्ट पेज पे इसको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर से अपनी मतलब रिपीट करूँगा, मैपिंग से जोड़ा, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, सेकंड थर्ड कैटेगरी में था, वहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ से यहाँ तो ना तो 0 बन रहा था ना कोई सिमेट्री बन रही थी, तो मैंने क्या किया, कुछ कॉमन लिया। जैसे मैंने कॉमन लिया तो रो 1 से कुछ कॉमन लिया, रो 2 से, रो 3 से, तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जब मैंने उसको रो 1 से कॉलम, देखो मैंने रो 1 से ए को कॉमन लिया, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये बना। रो 2 से बी को कॉमन लिया, तो बी को मैंने कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये बना। रो 3 में से सी को कॉमन लिया, तो कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कुछ ये बना। मतलब मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से मैं इस सिचुएशन में आया और यहाँ से मेरे पास 2 अप्रोचेस थी, या तो मैं 0 बना सकता था या सिमेट्री। 0 में मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच में करवा दिया, अब सेकंड अप्रोच में मतलब सेकंड मेथड मैंने आपको इसको सिमेट्री से करवाया। इन सभी को कॉलम 1 में ऐड किया, कॉमन लिया, 0 बनाए, एक्सपैंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो अगर आप देखो 2 मेथड करवाने का बस यही एक पर्पज़ है कि आपको किसी भी पॉइंट पर ये ना लगे कि सर आपने इसको ऐसे करवाया, ये तो ऐसे भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही करने के लिए मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको बताया कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, और ये जो एमसीक्यू है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ही दे चुका हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मतलब कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसका आंसर कर चुका हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो ये आपके डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलाज है ना, तो ये सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पहले ही वीडियो में दे दिया था मैंने। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, k की पावर n, ए डिटर्मिनेंट वेयर k इज़ एनी स्केलर। ये n क्या है, ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर। अब ऑर्डर यहाँ पर कितना है 3x3, यहाँ पर कितना था n×n, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, अगर आप मेरे से पूछोगे इसका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा, C। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वैसे मैंने इसको आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर आपको पता है 3x3 है। मान लो इसका आंसर कितना है x, जस्ट मान लो इसका आंसर कितना है x। अब अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर k a है ना, तो मान लो मुझे 10a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 10a का क्या मतलब होता है, देखो 10a का बेसिकली मतलब होता है कि 10 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स में। इसको एक बार डिटर्मिनेंट का साइन मत डालो, ये मत डालो, 10a एक मैट्रिक्स है ना, तो 10a का आंसर कितना होगा, 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 4, 10 × 5, 10 × 6, 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9। ठीक है, तो ये 10a मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे 10a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, मतलब ऐसा कुछ
तो देखना 10 × 6 10 7 10 8, ये जस्ट मैं आपको दोबारा से वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं 10 को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी 10 को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी 10 को बाहर निकाल सकता हूँ। कितने 10 बाहर आए? 3, 10 की पावर 3। अंदर कितना रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आंसर आया? 10 की पावर 3। अब इसका आंसर कितना है? x। ये क्या है? ए डिटर्मिनेंट। तो मतलब 10a का आंसर कितना आया? अगर इसको मैं लिखूँ 10 की पावर 3, ये क्या है? ए डिटर्मिनेंट। तो यानी कि ये जो रिजल्ट मैंने पहले से लिख रखा था कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर n, तो के ए का डिटर्मिनेंट हमेशा k की पावर n ए डिटर्मिनेंट। ये जनरल रिजल्ट मैंने आपको दिया था। अगर यहाँ पर 2 × 2 होता तो 2, देखो यहाँ से 3 10 बाहर आए। अगर यहाँ पर 2 × 2 मैट्रिक्स 2 × 2 डिटर्मिनेंट होता तो 2 10 बाहर आते, तो 10 की पावर 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10, अगर ऑर्डर n है तो k की पावर n, अगर ऑर्डर 3 है तो k की पावर 3। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है। अब आपको पता है इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ए का वैसे इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। ए का डिटर्मिनेंट 2 है, ए इज़ 2 चलो 3 × 3 ऑर्डर का मतलब कि मैट्रिक्स है, तो वो पूछेंगे कि 4a का डिटर्मिनेंट कितना होगा। आपको पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 4 की पावर 3 ए डिटर्मिनेंट। 4 की पावर 3 कितनी होगी? 64, और a का डिटर्मिनेंट कितना? 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी एक्सप्लेन किया था उसको जस्ट वैसे यहाँ पर लिख के दिखा दिया कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? के की पावर n × ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा अच्छे से दिया था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी MCQ टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली मतलब कि डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड है और इसका भी आंसर सबसे फर्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट की सबसे फर्स्ट वीडियो में है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल गलत है। डिटर्मिनेंट एक नंबर एसोसिएट होता है। डिटर्मिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये गलत है। मैट्रिक्स अलग चीज़ है, डिटर्मिनेंट अलग चीज़ है। आपको बताया कि मैट्रिक्स को हम इस तरह की ब्रैकेट में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह की ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। अब ये कुछ सही लग रहा है बट ये कंप्लीटली सही ये भी नहीं है। डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। ये कोई नंबर है, नंबर, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। अब ये सही है बट कंप्लीटली सही नहीं है। इस तरह की मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, आपको पता है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है यही तो डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट्स की कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की को अगर मैं कोई नंबर एसोसिएट कर पाऊँ, मतलब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाऊँ, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट एक्चुअली मैट्रिक्स की वैल्यू होती है और वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब n × n। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये ऐसी एक्सरसाइज थी जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस में। बट मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए कि पहले आपको हर एक क्वेश्चन को विद दी हेल्प ऑफ वो मैपिंग करवाऊँ। पहले मैंने आपको वो मैपिंग समझाई, फिर हर एक क्वेश्चन को मैपिंग से जोड़ा और वो मैपिंग आपको क्या देती है? कॉन्फिडेंस कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एग्ज़ाम में वो सही कर रहे हैं। अब मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए कि मैं आपको ये एक्सरसाइज ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया हो।